गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे एक बार कॉन्फर्मेशन दो अगर आप सभी को मेरी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रही है, वीडियो भी एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। एक बार कॉन्फर्मेशन दीजिए। क्लास की जो है हम शुरुआत करने जा रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपको ऑलरेडी पता होगा कल संडे को 11 बजे जो है यूट्यूब पर मैं मैराथन लगाने जा रहा हूं। 6 महीने की पूरी वोकैबुलरी कराऊंगा सारे बच्चों के लिए, चाहे पेड, आप तो पेड ही हैं सारे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगाइएगा और उस शीट को रिवाइज करिएगा बढ़िया तरीके से। बहुत सारे शब्द आपको एग्जामिनेशन में आपके फंसेंगे वहां से, ये बात गारंटेड है। आपके ये मानकर चलो 5-6 नंबर का हिसाब किताब वहां से रहेगा। तो अच्छे से एक बार कल लगाना पूरे फोकस के साथ और बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, आपकी बहुत प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर है? इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं तो लिंक्स देख रहे होंगे, डाउट क्लास का लिंक जो है वो लग चुका है। कल मैंने पहले भी बताया डाउट क्लास मैं नहीं कराऊंगा, मेरे स्टाफ मेंबर्स करवाएंगे। कोई कंसर्न आएगा तो ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूं। कल जो है इसका पहला सेशन लगेगा, आप लिंक चेक कर लेते हैं। और पहले मैं सोच रहा था नाउन का पहला डाउट करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है जो चैप्टर कर रहे हैं ना पहले उसी का करते हैं। तो भैया वर्ब्स के जो मैंने असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, एक असाइनमेंट आपने देखा होगा 150 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट है, राइट? पहले उसको करेंगे एक बार। क्लियर है? तो भैया आपने सॉल्व नहीं किया है तो उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर आपके दिमाग में फ्रेश है तो आप बेटर तरीके से जो है कर पाओगे। क्लियर है? एक मिनट का समय दीजिए मुझे। बैटरीज देना, वो कैमरा आगे पीछे हो गया है सफर। आई थिंक अभी बोर्ड सभी को एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे रहा होगा। एक बार वाई टाइप कर देना अगर अभी ठीक से दिखाई दे रहा है तो। चलिए क्लियर है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो ये पहले ही लगा हुआ है, आज जो हम मॉडल्स करने जा रहे हैं, ये जो बोलचाल वाली भाषा है ना, जो अक्सर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज होते हैं तो ये कंफ्यूजिंग भी बहुत है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। मतलब कैन और मे सबसे कंफ्यूजिंग मॉडल्स माने जाते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं वो हम स्पोकन के लिए नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। तो हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनके साथ, राइट? अगर आप स्पोकन की बात करें, जनरल कम्युनिकेशन की बात करें, तो कैन और मे वाकई में कंफ्यूजिंग है। और बहुत सारी जगह जहां हम कैन यूज करते हैं वहां पर हम मे भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जब बात राइटिंग की आती है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके लिए दिमाग में क्लैरिटी होना जरूरी है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें स्ट्रेट अवे एक फिक्स आंसर की तलाश करनी पड़ेगी, चाहे वो कैन हो या फिर मे हो। तो उसी डायरेक्शन में जो है हम कदम बढ़ाएंगे और सीखेंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सपोज करते हैं मैं एक सेंटेंस लिखूं, मैंने कहा आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, और मान लीजिए ये बॉक्स है, इसके संदर्भ में मैं बात कह रहा हूं।
आप जरा मुझे बताइए कि अगर मुझे कोई मॉडल यूज करना पड़े, अगर मुझे कोई मॉडल यहां पर यूज करना पड़े, मैं कौन सा मॉडल यूज करूंगा? कैन मॉडल यूज करूंगा या मे मॉडल यूज करूंगा? बताइएगा जरा। बिल्कुल। अब देखो यहां पर कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ बच्चे बोथ कह रहे हैं, कुछ मे कह रहे हैं, कुछ कैन भी कह रहे हैं। देखो हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि ये सिचुएशन वो सिचुएशन है जहां पर हम चाहें तो कैन भी यूज कर सकते हैं और जहां पर हम चाहें मे भी यूज कर सकते हैं। मैंने ये सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता पाऊं कि जब हम कैन यूज करेंगे तो वो क्या मीनिंग देगा, जब हम मे यूज करेंगे तो वो क्या मीनिंग देगा। सपोज करिए मैंने कैन लगाया और कहा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो बात कही जा रही है इसकी होने की संभावना कितने प्रतिशत है? आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत चांस है कि यह काम होगा? आंसर दीजिएगा जरा। जिस काम की यहां पर बात की जा रही है आपको क्या लगता है उस काम के होने की संभावना कितने प्रतिशत आपको मालूम पड़ती है? अपना दिमाग लगा के यूज करिए और बताइए कि क्या लगता है आपको कितने प्रतिशत जो है चांस रहेगा। अक्सर किताबों में क्या सिखाया जाता है? किताबों में सिखाया जाता है कि जब हम कैन लगाते हैं तो किसी काम के होने का चांस 100% होता है और जब हम मे लगाते हैं तो किसी काम का चांस 50% होता है। ऐसा हमें अक्सर कई किताबों में देखने के लिए मिलता है कि कैन जब हम लगाएंगे तो 100% चांस है और मे लगाएंगे तो 50% चांस है। लेकिन ये बात समझिएगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन एकदम गड़बड़ घोटाला है और अगर आप इस इंफॉर्मेशन पर जाओगे तो आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज तो हो गए ही होगे और राइट आंसर भी नहीं दे के आओगे। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कभी किसी रिलेशनशिप में पड़े हो तो बड़ी बड़ी डींगे तो तुमने हाँकी होंगी कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। ठीक है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। I can bring the stars for you। इसका इंग्लिश उच्चारण जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है I can bring the stars for you। I can bring the stars for you। यहां पर आप देख रहे हैं कैन मॉडल मैंने लगाया है, तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि अगर उसे भेज दिया जाए या जो ये बात कह रहा है उसे भेज दिया जाए जरा भाई 2-4 ले तो आना, तो ये लेके आ जाएगा? क्या हम ये मान लें कि 100% जो है ये बंदा अगर इसको मौका आए तो ये जो है लेके आ जाएगा? क्या आंसर है नहीं। हो सकता है ये पड़ोस की दुकान से दूध तक ना ला पाता हो, लेकिन ये बात जो है इस बात को सुनिश्चित नहीं करती है कि ये ले आएगा। हालांकि जो सेंटेंस लिखा गया है वो सेंटेंस ऐसे ही लिखा गया है और ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। तो ये बात प्रूव होती है कि जब हम कैन लगाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये काम जो है होगा और 100% होगा। मैं एक और एग्जाम्पल से लगाता हूं, एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैंने आपके लिए बोला ईच वन ऑफ यू कैन क्लियर द एग्जाम। क्या कहा? ईच वन ऑफ यू कैन क्लियर द एग्जाम। ईच one of you can clear the exam। ठीक है, तो क्या जब नौबत आएगी तो क्या ऐसा होगा कि हर बच्चा जो है एग्जाम क्रैक कर देगा? यस और नो? क्या 100%? क्या इसका मतलब यह है कि 100% मौका आएगा तो 100% बच्चे जो इसको क्रैक कर देंगे? क्या नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस सेंटेंस से भी ये बात प्रूव होती है कि भैया ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। अब अगर ऐसा संभव नहीं है तो हम जब कैन पढ़ते हैं तो हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि 100% होता है? समझिए जरा, आप जब भी किसी सेंटेंस में कैन लगा देखें तो सबसे पहली चीज आपको इस बारे में सोचना है कि अगर किसी वाक्य में कैन लगा है तो जब कैन लगता है ना तो काम के बारे में तो बात हो ही नहीं रही। काम के बारे में तो बात
हो ही नहीं रही, वो काम होगा नहीं होगा किसी को लेना देना नहीं है, उस काम की तो बात ही नहीं है, उस काम का तो मसला ही नहीं है। कैन जब हम यूज करते हैं तो कैन इज नेवर अबाउट द वर्क, नेवर अबाउट द वर्क। कैन जो है वो कभी भी काम के बारे में नहीं होता। कैन किसके बारे में होता है? कैन जब भी हम किसी सेंटेंस में लगाते हैं उसमें काम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। कैन लगाने में लेना देना है किसका? हमारे सब्जेक्ट का। जब हम कैन लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि ये काम 100% होगा, हम ये कहते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें 100% एबिलिटी है इसको करने की। अब ये करेगा नहीं करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मौका पड़े तो 100% इसमें क्षमता है, ये इस कार्य को कर सकता है। इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए यही बॉक्स मेरे बराबर रखा हुआ है और मैं कहता हूं कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या इसका मतलब यह है कि इस बॉक्स को मैं उठाऊंगा? क्या आपको लगता है कि 5 मिनट बाद मैं इसको उठाकर खड़ा होऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको उठाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मौका पड़े तो मेरे पास 100% क्षमता है, मैं इसको उठा सकता हूं अगर जरूरत पड़े तो। ऐसा नहीं है कि मैं इसको उठाऊंगा। जब भी हम कैन लगाते हैं तो काम से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जो उस काम को करने वाला है वो कह रहा है कि मेरे पास इस काम को करने की एबिलिटी है, इस काम को करने की क्षमता है। इसीलिए जो कैन है वो हमेशा बात करता है किसके बारे में? एबिलिटी। और एबिलिटी किसकी होती है? एबिलिटी होती है सब्जेक्ट की। एबिलिटी किसकी होती है? सब्जेक्ट की। कैन हमेशा बात करता है कि सब्जेक्ट के अंदर उस काम को करने की क्षमता है। यानी और भाषा में बोलूं तो कैन ये कह रहा है मेरा काम से कोई लेना देना नहीं, मेरा सब्जेक्ट जो है उसको देखो, देखो उसमें क्षमता है या नहीं है। आंसर आएगा, मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, क्लियर कट आंसर्स दूंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि कैन और मे से एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। ये आपको अभी तक क्लियर होना चाहिए। अब अगर ये क्लियर है तो मैं आपको दूसरे पेज पे एक बार मे की तरफ लेकर जाता हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, जब मैं कहता हूं आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, तो जब हम मे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम मे लगाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। कोई भी कर रहा हो, कुछ भी वहां लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम मे लगाते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं उस काम की, कि वो काम होगा या नहीं होगा। मे जब लगाते हैं तो हमेशा बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, और पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट की नहीं होती है, पॉसिबिलिटी होती है वर्ब की, कि जो काम आगे लिखा हुआ है पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स तो इसका मतलब है पता नहीं उठा भी पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, हो सकता है उठा लूं, हो सकता है ना उठा लूं। तो यहां पर बात उठाने की हो रही है, उठाना इज वर्ब। तो हमेशा याद रखें जब हम कैन यूज करते हैं तो हम बात करते हैं एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, और जब हम मे यूज करते हैं तो हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्ब। और अगर हम ये बेसिक बात सीख जाएं तो हमारे लिए कैन और मे जो है सबसे आसान टॉपिक बन जाता है एग्जामिनेशन का। बस हमें यही समझना है, कैन सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा और वर्ब, और जो मे है वो वर्ब के बारे में जो है बात करेगा। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, नीरज चोपड़ा इज अ ट्रिमेंडस थ्रोअर, नीरज चोपड़ा इज अ ट्रिमेंडस थ्रोअर, ही डैश थ्रो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मैं यहां पर क्या यूज करूं? आपको क्या लगता है कि यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए?
देखो अगर आप ये सोचने लग गए कि होगा नहीं होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे भी सही लगेगा। और आपको कैन, नीरज चोपड़ा बड़ा अच्छा प्लेयर है तो आपको कैन भी बढ़िया लगेगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये बात याद रखनी है और समझनी है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन में कैन और मे का क्वेश्चन आएगा, कैन और मे का क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट दिया होगा। कॉन्टेक्स्ट से मेरा मतलब है आपको एक हिंट दिया होगा जो आपको एक आंसर की तरफ लेके जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिख देता, सिर्फ इतना लिख देता, तो यहां पर मैं कभी नहीं डिसाइड कर सकता था कि कैन आएगा या मे आएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में यहां पर कैन भी आ सकता है और मे भी आ सकता है। जब मैं कहता हूं ही कैन थ्रो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब ही के पास फेंकने की क्षमता है, और जब मैं कहता हूं ही मे थ्रो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसका मतलब है शायद कल इसका कंपटीशन होगा, तो कहने वाला कह रहा है कि शायद फेंक दे, शायद ना फेंके। लेकिन जो इससे ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ध्यान से और ध्यान से पढ़ेंगे, नीरज चोपड़ा इज अ ट्रिमेंडस एथलीट या ट्रिमेंडस थ्रोअर। अगर कोई कहता है कि नीरज चोपड़ा इज अ ट्रिमेंडस थ्रोअर, तो ये क्या है? सब्जेक्ट के बारे में, या सब्जेक्ट के बारे में दी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, हाँ या ना? सब्जेक्ट के बारे में दी हुई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, या सिंपल शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट का बखान किया जा रहा है, सब्जेक्ट की तारीफ की जा रही है। आप खुद इमेजिन करिए, कोई कहता है कि सचिन तो यार बड़ा ही धांसू प्लेयर है, आगे वो ये तो नहीं कहेगा कि पता नहीं सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा, है ना? अगर वो कह रहा है कि पता नहीं सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा, तो फिर वो ये क्यों कह रहा है कि सचिन बहुत धांसू प्लेयर है? बात समझ में आ रही है? अगर वो कह रहा है कि सचिन बहुत धांसू प्लेयर है, तो वो आगे 100% यही कहेगा कि सेंचुरी ही मारेगा, देखना। ये समझ में आ रही है? अगर वो दिखा रहे हैं ना अपने सब्जेक्ट पर, अगर वाक्य अपने सब्जेक्ट पर ट्रस्ट कर रहा है और अपने सब्जेक्ट को लेकर पॉजिटिव एट्रीब्यूट दिखा रहा है, तो आगे डाउट का सवाल ही नहीं होता, पॉसिबिलिटी का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही क्लियर कर रहा है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसको लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। अगर संदेह नहीं है तो पॉसिबिलिटी की सिचुएशन नहीं बन सकती यहां पर, और पॉसिबिलिटी की सिचुएशन नहीं बन सकती तो यहां पर कैन हमारा जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। आपको क्या सिखाना चाहता हूं? आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके पास जब भी सवाल आएगा, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई ना कोई लॉजिक जरूर दिया होगा, जिसके आधार पर जो है आप डिसाइड कर पाएंगे कि भैया यहां पर क्या है। और वो लॉजिक क्या होगा? सब्जेक्ट का कोई पॉजिटिव ट्रेट होगा, या सब्जेक्ट का गुणगान हो सकता है, सब्जेक्ट की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन होगा पॉजिटिव एट्रीब्यूट। इसको जरा देखते हैं एक सेंटेंस से। The weather is cloudy today. It dash rain. The weather is cloudy today. It dash rain. ठीक है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो मुझे पता है क्लियर, यहां पे मेरा जो सब्जेक्ट है वेदर, उसके बारे में कोई प्रशंसा, कोई गुणगान नहीं है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भैया मौसम जो है वो बादलों से भरा हुआ है। अगर मौसम बादलों से भरा हुआ है तो कोई कह रहा है कि मौसम बादलों से भरा हुआ है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो कह रहा है पता हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है बारिश ना हो, राइट? तो द वेदर इज क्लाउडी टुडे, तो यहां पर मैं इट कैन रेन नहीं लगा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मौसम में बरसने की क्षमता है, मैं ये कह रहा हूं वेदर जो है वो क्लाउडी है, हो सकता है बारिश हो सकता है बारिश ना हो। इसी को हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? यहां पर हम क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मे लगा देंगे। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा फिट और होगा। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा अभ्यव इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, he dash is the exam। दूसरा मैंने कहा अभ्यव is a mediocre student, he dash is the exam। अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और मिलेगा
कि मैं क्या बात कर रहा हूं और कैसे जो है हम एग्जामिनेशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देखेंगे, अगर कोई कह रहा है कि अभ्यव जो है वो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो अगर वो एक्सीलेंट स्टूडेंट है तो कहने वाला उसकी एबिलिटीज में ट्रस्ट करता है, और जहां बात ट्रस्ट की आती है वहां पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, वहां डाउट नहीं हो सकता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहां पर हमें कैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अभ्यव की क्षमता पहले ही एक वाक्य के सारे बता दी गई है। लेकिन जब आप दूसरे सेंटेंस में जाएंगे और कोई कहेगा कि अभ्यव जो है एक मीडियोकर स्टूडेंट है, मीडियोकर का मतलब होता है एवरेज, बिलो एवरेज, तो अगर कोई कह रहा है कि अभ्यव एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, तो इसका मतलब यह है कि जो बोलने वाला है वो ट्रस्ट नहीं करता। यहां पर अभ्यव की क्षमताओं की बात नहीं हो रही है, यहां पर वो इसलिए कह रहा है कि वो एवरेज स्टूडेंट है क्योंकि वो इस बात को लेकर डाउट में है कि जो आगे एग्जाम होने जा रहा है वो उसको क्रैक भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसका मतलब होता है टॉप करना या अच्छे मार्क्स लाना। तो यहां पर आपको में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। ये जो लिखे हुए हैं ना पहले, ये डिसाइड करते हैं आंसर। अगर मैं इनको अलग कर दूं ना, सिर्फ इतना पूछूं आपसे, तो आप दोनों ही आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर्स तभी बन पाएंगे जब पहले क्या लिखा होगा, कॉन्टेक्स्ट जो लिखा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको शायद जो है उस रास्ते पे ले जा रहा हूं जहां पर आप रादर देन हिंदी करके सोचने की जगह आप ये देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है और उसके बेसिस पर आंसर देंगे। अगर क्लियर है आपको, एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए, मैं आपको एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन करवाता हूं और आपको और बेटर तरीके से आइडिया होगा। अब देखो, ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे अच्छे से पढ़ के आंसर करेंगे। मैंने कहा द स्टेडियम हैज बीन बिल्ट विद अ ह्यूमंगस बजट of rupees 850 crore. It may be emptied in 5 minutes. पढ़िए जरा इस सेंटेंस को। The stadium has been built with a humongous budget of rupees 850 crore. It may be emptied in 5 minutes. पढ़ के देखिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको आंसर की। अब खुद सोचो तुम कि तुम किसी से कह रहे हो पता है वो स्टेडियम ना 850 करोड़ रुपए में बना है, तो आगे क्या कहोगे? पता नहीं 5 मिनट में खाली होता होगा या नहीं होता होगा, ये थोड़ी ना कहोगे। अगर तुम कह रहे हो 850 करोड़ में बना है, तो ये तुम हमारे जो सब्जेक्ट है, जो स्टेडियम है, उसका पॉजिटिव ट्रेड बता रहे हो, उसका ट्रेड महंगा बना है। तो जब महंगा बना है तो आगे की सेम लाइन में बिना डाउट के ही आपको बात कहनी पड़ेगी। अगर कहते हैं कि इट मे बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट में पूरे स्टेडियम को खाली कराया जा सकता है, तो ये फिर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये स्टेडियम की क्षमता है। और कैसे पता चलता है क्षमता है? क्योंकि ये इतना महंगा बना है। इस बात पर जो लिखने वाला है उसने जोर दिया है, और लिखने वाले ने अगर इस पर जोर दिया है तो यहां पर पॉसिबिलिटी का चांस नहीं है। यहां पर आपको कैन जो वर्ड है वो यूज करना पड़ेगा और जो है क्लियर होगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट में खाली कराया जा सकता है। मान लो किसी स्टेडियम में लाख लोग बैठे हैं, 5 मिनट में खाली कराना मुश्किल काम है ना, तो ये 850 करोड़ के बजट से बना है। ये 5, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये 5 मिनट में खाली कराया जा सकता है, ये कहने की कोशिश हो रही है यहां पर। क्लियर है? सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव हिंट्स दिए जा रहे हैं, उसकी क्षमता पर जो है ट्रस्ट किया जा रहा है। अब देखो जरा समझो। अब कोई कहता है आफ्टर several reminders they have not come to meet us.
आफ्टर सेवरल रिमाइंडर्स दे मे हैव नॉट कम टू मीट अस, कई रिमाइंडर्स के बाद वो हमसे मिलने नहीं आए हैं, ठीक है। दे एग्जाम का सेंटेंस है, मैं सेंटेंस मिस कर रहा हूं। आफ्टर सेवरल रिमाइंडर्स दे हैव नॉट कम टू मीट अस, हाँ यही था, दे डैश बी क्रिटिकल ऑफ अस, they dash be critical of us after several reminders they have not come to meet us, they dash be critical of us after several reminders they have not come to meet us, they dash be देखो यहां पर कहा जा रहा है कई रिमाइंडर्स के बावजूद जो है वो हमसे मिलने नहीं आए। अब अगर वो हमसे मिलने नहीं आए तो इसका मतलब है उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो हम श्योरिटी से भी नहीं कह सकते कि वो हमारे क्रिटिकल होंगे, हो सकता है उनको कोई काम पड़ गया हो। यहां पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो हमें लेकर हो सकता है थोड़े से क्रिटिकल हो, तो यहां पर दे मे बी क्रिटिकल ऑफ अस जो है वो राइट आंसर आएगा। स्ट्रेट अवे कैन और मे का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो इसी टोन का पूछा जाएगा, आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा लेवल 1 है कैन और मे का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो एक बार CL टाइप करके दीजिए। चलिए अब अगले लेवल 2 पर जाते हैं, एक नए क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमने ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। सवाल ये था, वी प्लेड, वी लव्ड एंड वी एंजॉयड ourselves one of my friend can mimic any actor। ठीक है, ये क्वेश्चन था। वी प्लेड, वी लाव्ड एंड वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कैन मिमिक एनी एक्टर। हम खेले, हम हंसे, हमने खुद को एंजॉय भी किया। मेरा एक जो दोस्त है वो खुद को मिमिक कर सकता है। अब यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर कैन लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है ना, वो कॉन्टेक्स्ट कहां का है, वो कॉन्टेक्स्ट पास्ट का है, ठीक है। और अगर हम पास्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो जो क्षमता जिसके बारे में बात हो रही है वो क्षमता भी पास्ट की होनी चाहिए। तो यहां पर जो केस है वो एबिलिटी का तो है लेकिन प्रेजेंट एबिलिटी का नहीं है। यहां पर ये एबिलिटी क्या है, पास्ट की एबिलिटी है, यानी ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है। और अगर ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है तो कैन का पास्ट हम जानते हैं क्या होता है, कुड होता है। क्या होता है, कुड होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स कुड मिमिक। मिमिक का मतलब था कॉपी करना। मेरा एक दोस्त है वो किसी को भी कॉपी कर सकता है। मैंने कहा व्हेन माय ग्रैंडफादर was young, he can walk for miles। ठीक है, when my grandfather was young, he can walk for miles। हम जानते हैं यहां पर भी रेफरेंस जो है वो पास्ट का ही है कि जब मेरे ग्रैंडफादर यंग थे, जवान थे, युवा थे, तो वो कई किलोमीटर्स तक, कई माइल्स तक चल सकते थे। ये बात प्रेजेंट का रेफरेंस नहीं है, ये पास्ट का रेफरेंस है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी हम लिखेंगे ही कुड वॉक फॉर माइल्स। क्या लिखेंगे, ही कुड वॉक फॉर माइल्स। ये हमारा लेवल 2 का क्वेश्चन है। इस बात को फिट कर लीजिएगा दिमाग में कि कैन का पास्ट कुड होता है, हम जानते हैं, लेकिन इस बात को भी समझिएगा कि जो कैन होते हैं, कुड होते हैं, ये एबिलिटी दिखाते हैं, एक प्रेजेंट की दिखाता है, एक पास्ट की दिखाता है।
लेकिन कैन और कुड का इस्तेमाल और भी बहुत जगह होता है। तो ये बात दिमाग में अभी से फिट करके चलिएगा कि हर कैन और हर कुड एबिलिटी नहीं दिखा रहा होता। कुछ कैन के मीनिंग कुछ और होते हैं, कुछ कुड के मीनिंग कुछ और होते हैं, जो हम समय के साथ सीखेंगे आज के ही क्लास में। क्लियर है? वो क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले से ओपिनियन मत बना लेना, सेंटेंस को देखकर समझना कि वहां पर बात हो किस बारे में रही है। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। आते हैं लेवल 3 पर। I can solve all the questions of this book after my course gets completed. According to a new scientist, we can fly like birds in years to come. चलिए, यहां पर जो है हम देख रहे हैं दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक आफ्टर माय कोर्स गेट्स कंप्लीटेड। गेट्स आएगा यहां पर, और यहां पर अकॉर्डिंग टू अ क्या लिख दिया मैंने, कौन सी भाषा है? अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। अभी तक अगर आपने पास्ट में देखा तो कैन जो है वो किसकी बात कर रहा था? प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहा था, हाँ या ना? आपने देखा जो कुड है वो कहां की बात कर रहा था? पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा था। अग्री करते हो सारे के सारे? लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको कुछ पता चलेगा। ये कहने वाला है, ये कह रहा है कि मैं जो है सारे सवाल सॉल्व कर सकता हूं। क्या अभी कर सकता हूं? आंसर है अभी नहीं कर सकता। मैं सारे सवाल सॉल्व कर सकता हूं कब? जब मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा। यानी प्रेजेंट में तो इस काम को करने की क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में चल के जो है यह क्षमता मेरे पास आ जाएगी। यानी मैं यहां पर वर्तमान में इस काम को करने लायक नहीं हूं, लेकिन भविष्य में जो है लायक हो जाऊंगा। उसी तरह से यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। एक साइंटिस्ट के अनुसार हम जो है आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सालों में पक्षियों की तरह उड़ पाएंगे। तो क्या अभी उड़ सकते हैं? अभी नहीं उड़ सकते, लेकिन आगे आने वाले समय में उड़ पाएंगे। यानी यहां पर भी ना तो पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, ना प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है, बात हो रही है फ्यूचर एबिलिटी की। तो याद रखें, कैन यूज करते हैं प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, और विल बी एबल टू जो है वो यूज करते हैं हम फ्यूचर की एबिलिटी के लिए। किसके लिए? विल बी एबल टू का इस्तेमाल। अगर आपसे पूछे कोई कैन का फ्यूचर फॉर्म क्या है, कैन का फ्यूचर फॉर्म क्या है, तो आप बोलेंगे कैन का जो फ्यूचर फॉर्म है वो विल बी एबल टू है। तो यहां पर आप आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस मत लिखिएगा, आई विल बी एबल टू लिखिएगा। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है फिलर्स में। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट वी कैन फ्लाई मत लिखिएगा, वी विल बी एबल टू फ्लाई। क्या लिखेंगे? वी विल बी एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। क्लियर है? वी विल बी एबल टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन ईयर्स टू कम। आई होप सभी को यह क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहां पर यह बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होगा भविष्य में जब हमारे पास ये एबिलिटी आ जाएगी, तो उस केस में हम कहेंगे विल बी एबल टू। क्या कहेंगे? विल बी एबल टू का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा आगे आओ। You can leave this place once you pay your bill.
यू कैन टेक अ सीट आफ्टर यू कंप्लीट योर। ठीक है, यहां पर मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। यू कैन टेक लीव दिस प्लेस वंस यू पे योर बिल, और यू कैन टेक द सीट आफ्टर यू कंप्लीट योर होमवर्क। अब अगर आप इसको भी गौर से देखेंगे तो वो कह रहा है कि तुम अभी इस जगह को नहीं छोड़ सकते, जब तुम बिल पे कर दोगे ना तब उस जगह को छोड़ पाओगे। यहां पर भी कह रहा है कि तुम अभी सीट पर नहीं बैठ सकते, जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तब जो है बैठ पाओगे। तो ऐसा होगा कि आप जो है ये भी देख रहे हैं कि ये वाला काम भी कहां होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। कहां होने वाला है, अभी नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप क्या करेंगे, यहां पर भी विल बी एबल टू करेंगे, आप यहां पर भी विल बी एबल टू लिख देंगे, लेकिन गलत है। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही लिखे हुए हैं और हमें यही सीखना है। ये भी प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। ये जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। इसको समझने के लिए जरा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। देखो, कैन जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं एबिलिटी की, राइट। और कैन की जो फॉर्म्स हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं तब भी बात हम करते हैं एबिलिटी की, कुड और विल बी एबल टू, राइट। लेकिन कभी इमेजिन करो, जब स्कूल में थे आप में से जरूर कभी किसी ना किसी में अगर थोड़ा सा भी अंग्रेजी माध्यम हल्का फुल्का चलता भी था, नहीं तो सुना जरूर होगा, जब क्लास के अंदर आते थे तो हम पूछ लेते थे कभी कभी टीचर से, कैन आई कम इन, है ना, पूछ लेते थे ना, कैन आई कम इन, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, पूछ लेते हैं कभी कभी, फॉर्मल वर्ड्स हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि हम टीचर से पूछ रहे हैं कि टीचर जरा देख के बताना हमारे दोनों पैर सही सलामत है, कि मैं अंदर आ तो जाऊंगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं भारी लंबलेट हो जाऊं। तो टीचर कहता है नहीं बेटा देखो तुम्हारे दोनों पैर बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर एकदम जबरदस्त क्षमता है, आ जाओ अंदर, ऐसा तो नहीं है, राइट। और यहाँ पर भी कहना है हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हम कह रहे हैं तो वेटर कह रहा है भाई साहब गला तो बढ़िया है आपका, मुंह भी खुल ही रहा है, ये लो उड़ेल लो मुंह में, ऐसा तो नहीं है, क्षमता की तो बात नहीं हो रही। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो कैन का इस्तेमाल क्षमता के लिए नहीं हो रहा, कैन का इस्तेमाल जो है वो क्षमता के लिए नहीं हो रहा। यहां पर जो कैन का इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है परमिशन के लिए। कैन का एक दूसरा काम भी होता है कि वो परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, परमिशन देने के लिए जो है हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। समझिएगा, कैन का जो दूसरा इस्तेमाल है वो क्या है, परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन एबिलिटी वाली नहीं है, द सिचुएशन इज ऑफ अ परमिशन। तो यहां पर भी अगर आप जाएंगे तो यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि इस जगह को छोड़ने की क्षमता तुम्हारे पास आ जाएगी जब तुम बिल दे दोगे, क्षमता तो उसमें अभी भी होगी, पैर तो भगवान ने दिए अभी भी चला जाएगा, क्षमता नहीं। वो कह रहा है कि इस जगह को छोड़कर तुम तभी जा सकते हो जब बिल दे दोगे, जब तक बिल नहीं दोगे तब तक तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, परमिशन तब दूंगा जब बिल दे दोगे, जब तक होमवर्क नहीं करोगे तुम्हें बैठने ही नहीं दूंगा, जब होमवर्क कर लोगे तब बैठने की परमिशन दूंगा। याद रखें, जब बात परमिशन की हो रही होती है तो कैन प्रेजेंट में भी परमिशन होता है और कैन जो है फ्यूचर में भी परमिशन होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कभी कॉल करो किसी को और पूछो कि कैन आई कम एंड मीट यू नाउ, कैन आई कम एंड मीट यू, क्या मैं अभी तुमसे मिलने आ सकता हूं, यही मतलब है कैन आई कम एंड मीट यू नाउ, प्रेजेंट की बात हो रही है। मान लो तुम्हें नाउ नहीं मिलना, मान लो तुम्हें कल मिलना है, तो तुम क्या कहोगे, ये तो नहीं कहोगे विल आई बी एबल टू मीट यू टुमारो, नहीं ना, कल के लिए भी क्या कहोगे, कैन आई मीट यू टुमारो। तो यहां पर तुम क्षमता नहीं बताओ, परमिशन मांग रहे हो कि क्या कल मैं तुमसे मिल सकता, कल तो फ्यूचर है ना, तो फिर यहां तो विल आई बी एबल टू लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम एबिलिटी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं परमिशन, हम इजाजत मांग रहे हैं कि भैया हम कल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए कैन लगता है और इसीलिए दोनों सेंटेंसेस सही हैं, इसीलिए ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, सही हैं। आई होप आपके दिमाग में जो है बात फिट हो गई होगी, एकदम क्लियर हो गई होगी। क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करके दो मुझे सारे के सारे।
चलो, अगर आ गई है तो मैं उसी क्वेश्चन को लिख देता हूं जो एग्जामिनेशन में 5 एरर वाले क्वेश्चन में 1 एरर पूछा गया था। इन इंडिया यू डैश वोट वंस यू attain the age of 18। ठीक है, इन इंडिया यू डैश वोट वंस यू अटेन द एज ऑफ 15। आप मुझे बताओ यहां पर मैं कैन लगाऊंगा या विल बी एबल टू लगाऊंगा, सोचकर बताना, कैन लगाऊं या विल बी एबल टू लगाऊं। सोचो जरा, दिमाग लगाओ ना अपना, क्या ये एबिलिटी है या परमिशन है? अगर ये एबिलिटी है, क्षमता है, तो क्या होगा, जो तुम्हारा 18वीं साल के जब तुम होने वाले हो उससे पहले वाली रात बिजली कड़केगी, अचानक से तुम्हें ब्रह्मदेव दर्शन देंगे कि तथास्तु, और तुम्हारे अंदर कड़कड़ाती हुई क्षमता है कि अगले दिन तुम वोट दे आओगे। ऐसा होगा क्या कि एक दिन पहले तक तो नहीं थे तुम इस लायक, क्षमता नहीं थी तुम्हारे अंदर, रात में पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा के उठे, अगले दिन सीधा वोट देने पहुंच जाओगे? ऐसा तो नहीं है, एबिलिटी की बात नहीं हो रही। कहा जा रहा है कि हमारे देश का जो संविधान है वो आपको परमिशन नहीं देता, आपको अलाउ नहीं करता। कब तक अलाउ नहीं करता? जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। जिस दिन आप 18 साल के हो जाओगे उस दिन आपको जो हमारा संविधान है वो खुद ही परमिशन दे देगा कि भैया वोट कर देना, तो आप वोट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाओगे। तो यहां पर आप जो है कैन यूज करोगे, यहां पर आप विल आई बी एबल टू जो है वो यूज नहीं कर सकते। हालांकि दारू पीने के लिए 25 साल है मेरे ख्याल से शायद उम्र, वोट करने के लिए 18 है। मतलब दारू पीना ज्यादा जिम्मेदारी का काम है हमारे देश में, मतलब दारू पीने के लिए मैच्योरिटी बढ़िया होनी चाहिए, वोट तो तुम ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो है आंसर क्या आने वाला है, कैन जो है वो आने वाला है। आई होप क्लियर हुआ होगा। सोचने का तरीका, आपको एग्जामिनेशन में सोचना ही तो सीखना है, ठीक है? जब सोचना सीखोगे तो अपने आप जो है काम चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ है तो एक बार सीएल टाइप करो सारे के सारे। शादी के लिए 21 है, सही कह रहे हो, बड़ी शादी की पड़ी है तेरे को शुभम। चलो आगे बढ़ते हैं। शादी के लिए तो 21 इसलिए है कि अगर आगे चल के कम से कम ये एक्सक्यूज तो दे सके, चलो नादानी में बचपनी में गलती हो गई थी, आगे फिर दिक्कत होने के लिए एक्सक्यूज भी तो चाहिए कोई। बढ़ते हैं, क्लियर है? चलो, तो ये हमारे सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये जो है हमारे सारे क्वेश्चंस थे किसके लिए, कैन, कुड और वाले। अब देखो, मैंने आपको 2 इस्तेमाल तो सिखा दिए, जैसे कैन का इस्तेमाल और मे का इस्तेमाल, सॉरी कैन का इस्तेमाल और कुड का इस्तेमाल आप एबिलिटी के लिए करते हैं, ये आप सभी को क्लियर है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि जो है मे का इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। क्लियर है? अब जैसे आपको याद होगा कि मे का भी जो पास्ट फॉर्म होता है वो माइट होता है। मे का भी जो पास्ट होता है वो क्या होता है? माइट होता है। जो भी माइट वर्ड होता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो माइट है वो पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है। पास्ट की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक जगह बताता है। आप खुद सोचो, पास्ट को लेकर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पास्ट तो हो ही गया ना, गुजर गया। अब जो गुजर गया वो तो फैक्ट हो गया। सोचो ना जरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि कल बादल गरज रहे थे और कल जो है पॉसिबिलिटी थी बारिश की? नहीं कह सकता ना, हो गई होगी ना। आज तो आज हूं ना मैं, तो कल तो हो चुकी होगी या नहीं हो चुकी होगी मुझे पता है। तो माइट का जो इस्तेमाल है ना, पास्ट में पॉसिबिलिटी में नहीं होता। कहां होता है जरा समझते हैं। माइट का जो पहला यूज होता है वो टेंस को लेकर होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा
since he lost his passport yesterday, he may miss the flight. Since he lost his passport yesterday, he may miss the flight. Since he lost his passport yesterday, he may miss the flight. अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे, वो हम करेंगे, पूजा उस बारे में बात करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सुनने में एकदम सही लग रहा है कि क्योंकि उसने कल उसका पासपोर्ट खो गया तो उसकी फ्लाइट जो है शायद मिस हो जाएगी, लेकिन सुनने में बढ़िया ही है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, टेंस का एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो कहता है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट से शुरू हो रहा है तो आगे जो है वो आप प्रेजेंट फॉर्म्स नहीं लगा पाते, आपको आगे भी कौन सी फॉर्म्स लगानी होती हैं, पास्ट फॉर्म्स लगानी होती हैं। तो यहां पर माइट जो है पास्ट पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, माइट जो है सिर्फ पास्ट फॉर्म का काम कर रहा है, क्योंकि इस पास्ट टेंस की वजह से हम मजबूर हैं लगाने के लिए माइट वहां पर। हालांकि मतलब उसका मे वाला ही आ रहा है, लेकिन जो ग्रामर है वो कह रही है कि भाई पास्ट से शुरू किया है ना, तो आगे आपको पास्ट ही लगाना पड़ेगा, इस वजह से जो है आप माइट लगा रहे हो। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो एक यही यूसेज एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछा जाता है, वरना माइट का जो जेनेरिक इंग्लिश है उसमें भी बहुत कम यूसेज है, और एग्जामिनेशन में भी ना के बराबर ही ये पूछा जा रहा है। सारा खेल कैन में का आता है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बता दिया कैन, कुड, एबिलिटी, मे, पॉसिबिलिटी। अब आपको देखो क्या समझना है कि ये जो कैन और मे है, इसका इस्तेमाल परमिशन के लिए भी किया जाता है, आज्ञा लेने के लिए जैसे। और यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि जो परमिशन है वो लेने का तरीका क्या है। देखो अक्सर क्या होता है, जब हम परमिशन लेते हैं तो कैन और मे को पहला शब्द बनाते हैं, यानी क्योंकि हम पूछ रहे होते हैं कि भैया क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं पानी पी सकता हूं, तो एक सवाल की तरह होता है। और जब हम किसी से सवाल करते हैं तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यस और नो, ये तो स्ट्रक्चर है इंग्लिश का कि पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं। जैसे कैन आई रेस्ट फॉर सम टाइम, तो अगर आप देख रहे हो ना, ये लिखा है ना कैन आई रेस्ट फॉर सम टाइम, तो ये क्या है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट आपका मेन वर्ब हो गया। तो जब हम परमिशन लेते हैं तो पहला तरीका है कि हम कैन और मे को शुरू में रखते हैं। अब शुरू में रखेंगे तो बाद में आएगा सब्जेक्ट, बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, यस और नो, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब जरा समझो, बात करेंगे पहले फर्स्ट पर्सन की। कैन आई मीट यू, कैन आई मीट यू, मे आई मीट यू, कुड आई मीट यू, माइट आई। जब आप फर्स्ट पर्सन लगाते हैं और सवाल पूछते हैं कैन लगाकर और कुड लगाकर, ध्यान से सुनिएगा, जब आप फर्स्ट पर्सन लगाते हैं और कैन और मे और कुड और माइट लगा के जब सवाल पूछते हैं तो सारे के सारे सवालों का एक ही मीनिंग होता है, और वो मीनिंग ये है कि आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हो या आज्ञा मांग रहे हो, आज्ञा ले रहे हो, ठीक है। जब आप फर्स्ट पर्सन यूज करते हो, फर्स्ट पर्सन अकेला आई नहीं होता, यहां पर अगर आप वी भी लगाते हो तो भी इसका सेम ही मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है, सेम है। थोड़ा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जरा समझ लो, हालांकि एग्जाम के नजर से वो जरूरी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। कैन हम परमिशन लेने के लिए तब यूज करते हैं जब हम एक अनौपचारिक माहौल में होते हैं, हम मान लीजिए दोस्तों के पास हैं या हम ऐसे लोगों के साथ हैं जहां पर हम कंफर्टेबल हैं, जहां पर हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, सब कंफर्टेबल हो चुके हैं। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सब आपके दोस्त बन चुके हैं, आपके सीनियर्स भी आपसे फ्रेंडली नेचर में हैं, तो आप कैन बोल सकते हो, ये इनफॉर्मल तरीका है। मे आप तब यूज़ करते हो
जब आप किसी फॉर्मल माहौल में होते हो, आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, तो आप मे का सहारा लेते हो परमिशन मांगने के लिए, ये फॉर्मल माहौल है। उसी तरह से कुड का भी इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप बहुत फॉर्मल तरीके से किसी से जो है परमिशन मांग रहे होते हो। कुड आई मीट यू, कुड वी मीट यू, ये भी मे के बराबर ही वजन रखता है। तो फॉर्मल में आप मे भी यूज कर सकते हो, आप कुड भी यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। माइट आई मीट यू, ये जो माइट आई मीट यू है, ये एक सुपर फॉर्मल तरीका है परमिशन मांगने का, जो कि प्रेजेंट में मॉडर्न इंग्लिश में विलुप्त हो चुका है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में राजा महाराजा जो होते थे, उनसे जब आज्ञा मांगी जाती थी, जो अंग्रेजी भाषा जहां पर बोली जाती थी, तो वहां पर जो है माइट का इस्तेमाल किया जाता था परमिशन लेने के लिए, बहुत ही अटर रिस्पेक्ट देने के लिए। ये हमारे मॉडर्न इंग्लिश में रिडंडेंट हो चुका है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो आप इन तीनों को जो है वो समझ सकते हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जब सेकेंड पर्सन की बात करें, अगर हम यहां पर देखो, मैं कोई डाउट नहीं रखना चाहता किसी के मन में, हालांकि मैं चाहूं तो इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा नहीं तो तुम कहीं कैन में लगा देखोगे, उसका इस्तेमाल ये वाला हो रहा होगा, तुम सोचोगे एबिलिटी वाला सवाल आया हुआ है, तो इसीलिए वो डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड फॉर्म, जब सेकंड पर्सन की बात करते हैं, तो सपोज करो यहां पर कैन था, कैन के बाद कैन यू मीट मी, कैन यू मीट मी, मे यू मीट मी, कुड यू मीट मी, माइट यू मीट मी। जब हम सेकंड पर्सन लगाने लग जाते हैं, जब हम सेकंड पर्सन लगाने लग जाते हैं, तो यही परमिशन जो है कैन के साथ और कुड के साथ बन जाती है क्या, रिक्वेस्ट बन जाती है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। और जब मैं कहता हूं कुड यू मीट मी, तब भी क्या है ये, तब भी एक रिक्वेस्ट ही है ये, तब भी क्या है ये, एक रिक्वेस्ट ही है। तो जब मैं कैन यू मीट मी लिखता हूं तब भी ये रिक्वेस्ट है, जब मैं कुड यू मीट मी लिखता हूं तब भी ये क्या है, रिक्वेस्ट है। याद रखेंगे, कैन और कुड के साथ जब सेकंड पर्सन लगता है तो ये रिक्वेस्ट है, लेकिन जब मे और माइट के साथ सेकंड पर्सन लगता है तो ये बन जाती हैं क्या, ये बन जाती हैं ब्लेसिंग्स। जब हम किसी को ब्लेस कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, कि बड़ी लंबी उम्र हो तुम्हारी, तो मे यू क्या है, सेकंड पर्सन है ना। तो यहां पर कोई कह रहा है मे यू मीट मी, तो उसे ब्लेस करा कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, भगवान करे एक दिन तुम मुझसे मिल पाओ। तो हालांकि ये सेंटेंस उतना कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जैसे मे यू लिव लॉन्ग हो गया, मे यू रेस्ट इन पीस आपने सुना होगा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। जनरली क्या होंगे, ये ब्लेसिंग्स और विशेज होंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको क्या करना, याद रखना, ये आपके काम आएंगे। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम थर्ड पर्सन लगाने लग जाएं, कैन ही मीट मी, मे ही मीट मी, कुड ही मीट मी, और माइट ही मीट मी। चलो, जब हम थर्ड पर्सन लगाते हैं तो हम जो सामने वाला है उससे कह रहे हैं कि भैया ये जो थर्ड पर्सन है ना, ही, जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन के बारे में है, यानी ही के बारे में कह रहे हैं। कब, जब हम कैन लगा रहे हैं कुड, कि भैया उसके पास एक ऑफर है, क्या वो मुझसे मिल सकता है, कैन ही मीट मी, क्या सामने वाले से कह रहे हैं क्या वो मिल सकता है, उससे बोल देना मैं मिलना चाह रहा हूं उससे, यानी उसके पास ऑफर है। कुड ही मीट मी, सेम, अरे मैं उससे मिलना चाह रहा हूं, क्या ऑफर है, मिलना चाहता है क्या वो। तो यहां पर ऐसे यूज करते हैं। मे ही मीट मी सेम मीनिंग देता है ब्लेसिंग्स का, मे ही लिव लॉन्ग, मे ही रेस्ट इन पीस, तो ये क्या है, ब्लेसिंग की तरह है। हालांकि ये सेंटेंस पे उतना रेलिवेंट नहीं लग रहा है, और ये भी ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में मान लो कैन और मे का सवाल आ जाता है, तो कहीं आप सेंटेंस ये वाली मीनिंग दे रहा हो, आप गुमराह हो जाएं और आप
एबिलिटी वाले और वो वाले मीनिंग सोचना शुरू कर दें, तो आप ऐसा मत करिएगा, ये बात समझिएगा। आपने अगर पुराने असाइनमेंट्स खोले हैं तो शायद यूज्ड टू का असाइनमेंट जो है शायद, या नीड और डेयर का, उसी के नीचे आपको कैन और मेक असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। लगभग 25 क्वेश्चंस हैं शायद, मेरे ख्याल से आंसर की के साथ लगे हुए हैं। तो आज के क्लास के बाद जो है आप क्या करिए, उन सवालों को जो है सॉल्व करिए आराम से और अच्छे से पढ़िएगा। कैन और मे, कुड और माइट, ये जो है हमने आज के क्लास में क्या किया है, फिनिश किया है। कल हम अपना लास्ट डे ऑफ मॉडल्स लगाएंगे, जहां पर हम कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, उनके बारे में जो है हम कल के क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको क्लास एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। कल सुबह 11 बजे का मैराथन लगाना मत भूलिएगा और कल ही डाउट क्लास होगी, चेक करते रहिएगा एप्लीकेशन पर। वैसे तो मैं नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, तो आप उसको भी जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर है? शर्त डाउट क्लास की यही है कि वो असाइनमेंट आपने पहले खुद पूरा किया होना चाहिए। सिर्फ पूछने के लिए मत आना, खुद सॉल्व करना, ना आए तब आना, तब जो है आपको फायदा मिलेगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, योर एंटायर प्रिपरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3 क्लासेस इंक्लूडिंग दिस पेड वन अलॉन्ग विद द हिंदू एडिटोरियल एंड अलॉन्ग विद सुपर मॉक्स। असली प्रिपरेशन तीनों का कॉम्बिनेशन है। आपका जब बैच ये खत्म हो जाएगा तो जितनी भी मेरी यूट्यूब की सुपर मॉक्स हैं वो मैं ऐप पर भी अपलोड करवाऊंगा, ताकि आगे चलकर कोई बच्चा वीओडी कोर्स लेता है या आगे चलकर कोई रिकॉर्डेड क्लास देता है तो उसको साथ में जो कोर्स है उसके साथ साथ पैरेलली सुपर मॉक्स भी लगाने के लिए अवेलेबिलिटी हो। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कंसिस्टेंट पढ़िएगा। वो दोनों क्लासेस भी बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, जितने मेहनत से ये बनाया जाता है। तो मेहनत का रिजल्ट अब आपको देना है। जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आता है मैं थोड़ा सेंसिटिव होता जाता हूं, क्योंकि साल भर की मेहनत दाव पर लगी होती है और ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तो आप ही लोग दोगे। तो बढ़िया मेहनत करिएगा। मैं इंस्टेंट कर देता हूं पीडीएफ अपलोड, कल नहीं कर पाया था, वैसे तो आप देखोगे 5 मिनट्स में ही कर देता हूं, ठीक है? अभी की भी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं। प्रिया